मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार लेक्चर 8 है। तो मैट्रिक्स से चल रहा है आव्यूह, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कहा एडिशन अलजेब्रिक मैट्रिक्स चल रहा था, जिसमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस समाप्त हो गया था, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस समाप्त हो चुका था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समाप्त हो चुका था। आज देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, या इसी को कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस कहें या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस, हिंदी में कहेंगे दो आव्यूहों का गुना। तो दो आव्यूहों का गुना कैसे होता है देखेंगे ध्यान से। कहेंगे इफ ए एंड बी आर टू, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस, then product of AB is possible। सबसे पहले जो है इफ यदि A और B दो मैट्रिक्स का गुना होगा तो पॉसिबल होगा कि नहीं, तो कब पॉसिबल होगा, तो इफ यदि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A is equal to number of row of matrix B of B में कहेंगे कि if A and B are two matrices then product AB is possible होगा कब, if यदि number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B में। हिंदी में लिखेंगे दो आव्यूहों का गुना, दो आव्यूहों को गुना करने के लिए पहले आव्यूह का कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। दो आव्यूहों को गुना करने के लिए पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के कतार की संख्या के बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें एग्जाम्पल में, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो इस प्रकार Aij जिसका ऑर्डर m/n हो, एंड बी भी कोई मैट्रिक्स हो Bij जिसका ऑर्डर n/p में होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स को गुना इस प्रकार से करेंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या की यदि इक्वल आ जाए तब यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तब यह ए बी जो है वह किस कंडीशन में प्राप्त होगा, तो अंदर कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर m/p होगा। यदि कोई ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n हो और बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n/p हो, तो तब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट किस में, इसका ऑर्डर m/p में आएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल आए, तब उस प्रकार के मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम नोट में देखेंगे ध्यान से, यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, यह कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं Aij है जिसका ऑर्डर और यहाँ पे भी कोई मैट्रिक्स हो Bij, इसको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या इक्वल होना चाहिए किसके, दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के। यदि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल आए तब इस मैट्रिक्स को डिफाइंड किया जा सकता है।
तब यह कैसा मैट्रिक्स है, डिफाइंड। अदरवाइज यह नॉट डिफाइंड होगा। यह तब इस प्रकार से मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, अर्थात कहा जाता है सी जो है वह आर के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो ए आई जे और कोई मैट्रिक्स हो बी आई जे जिसका नंबर ऑफ कॉलम की संख्या नॉट इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रो की संख्या के, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल नहीं हो, तब इस प्रकार के मैट्रिक्स को नॉट डिफाइंड, यह मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं होता है, तब यह मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो दो मैट्रिक्स को डिफाइंड करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, यह सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद ही दो मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इससे कुछ रिजल्ट आता है तो कहेंगे कि यदि मान लेते हैं कि यहां पर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए बाई बी हो, यहां पर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए बाई बी हो और फिर यहां पर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर बी बाई सी में हो, तब रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा क्या प्राप्त होगा। यदि यह कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ए बाई बी में हो और दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर बी बाई सी में हो, तब हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि कोई मैट्रिक्स को गुना करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है, तब यह दो मैट्रिक्स को डिफाइंड किया जा सकता है। अब इस दोनों को डिफाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ए बाई सी में। इसका ऑर्डर कितना हो गया, ए बाई सी में। तीन मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए कि यह कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर ए बाई बी हो, फिर यह कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर बी बाई सी हो, फिर कोई यह मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर सी बाई डी में हो, तब हमको जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह कैसा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा। तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, तो यह मैट्रिक्स डिफाइंड है। और यह मैट्रिक्स फिर किस में डिफाइंड होगा, तो ए बाई सी में। फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स के, अब इसमें पहला आएगा, इसमें पहला मैट्रिक्स, तो फिर पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, इसलिए यह मैट्रिक्स भी डिफाइंड है। और यह किस में डिफाइंड है, तो सी तो हो गया, तो ए बाई डी में। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, ए बाई डी में। जैसे कि यदि हम एक क्वेश्चन के मुताबिक भी कह दे कि यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ हो जिसका ऑर्डर 2/3 हो और यह कोई ए मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर ज्ञात करना है, और यहाँ पर भी रिजल्ट दिया गया है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर ऑफ ए अगर निकालना हो तो क्या आएगा, तो सबसे पहले कि यदि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा कब, यदि कोई मैट्रिक्स जिसका सेकेंड किसी भी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो, तब यह मैट्रिक्स डिफाइंड होगा। तो बी बाई सी में मान लेते हैं, तब यह हमको किस में डिफाइंड हो रहा है, ए बाई सी में। यह तो हट गया, तो ए बाई सी में डिफाइंड होगा। तो ए कितना है, 2 हुआ, और सी कितना है, 5 है यहाँ पर, तब 2/5 में डिफाइंड हो गया। तो जब 2/5 में डिफाइंड हो गया तब हमको b बाई सी निकाल लेना है। तो b के जगह पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 है, यह जब 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, तभी ना यह मैट्रिक्स बराबर होगा। तो b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5, तो यह मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3/5 में। यह जो है 3/5 में डिफाइंड हुआ। फिर कहेंगे अब नोट में देखेंगे, यही मेन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं सो तो देख लिए। यदि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे सो देखना है।
तो कैसे करेंगे सो देखना है। तो पहले अगर मान लेते हैं यह R1 है, R2 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और यहाँ पर मैट्रिक्स है कोई फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, तो यह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वह किस प्रकार से आएगा। तो पहला क्या है 2/1 में है ऑर्डर, और दूसरा 1/2 में है। तो जाहिर सी बात है पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है। तो यह मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है रिजल्टेंट वह 2/2 में प्राप्त होगा। ऑर्डर इतना तो क्लियर है। अब कैसे करेंगे, A11 की जगह क्या आएगा, A12 के, A21 के, A22 के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए पहले वाले A11 निकालने के लिए A11 से ही जाहिर है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहेंगे, R1। तो A11 तो R1C1 होगा। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर A12 प्राप्त होता है, तो R1C2। A21 निकालने के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R2C1 के साथ। फिर A22 के लिए क्या है, सेकेंड कॉलम हो और सेकेंड रो भी हो, तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R2C2 के साथ। तो यह मैट्रिक्स हमको क्या प्राप्त हो गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस प्रकार से प्राप्त हो गया। इस प्रकार से फिर कह सकते हैं इस प्रकार से कि यदि इफ A बराबर कोई हमारे पास मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, A11, A12, A21, A22 एंड B बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, B11, B12, B21, B22, देन तब AB निकालना हो। तो AB के लिए सबसे पहले लिख लेंगे A11, A12, A21, A22 और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, B11, B12, B21, B22 के साथ। तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो A11 निकालने के लिए क्या कहते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो A11 को B11 के साथ, A11 को B11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस A12 को B21 के साथ, A12 को B21 के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो कितना है, A11 को B12 के साथ, अब बीच में प्लस A12 को B22 के साथ, A11 को B12 के साथ, A21 को B22 के साथ। फिर A21 निकालने के लिए A21 से ही करने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो A21 को B11 के साथ, A21 को B11 के साथ, बीच में प्लस A22 को B21 के साथ, A22 को B21 के साथ। फिर A22 निकालने के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, पहले के रो दूसरे के कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो A21 को B12 के साथ और प्लस A22 को B22 के साथ। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स के अगर हमको A11 निकालना हो तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर A12 के पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से, A21 निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स के सेकेंड रो को मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के कॉलम के साथ, और A22 निकालने के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स A बराबर इस प्रकार हो, ABCD एंड B बराबर इस प्रकार से दे दे EFGH, तो AB किस प्रकार से निकलेगा, ABCD EFGH इस प्रकार से दे दें। तो इस दोनों को कैसे निकालेंगे,
A11 निकालने के लिए R1 को C1 के साथ इस प्रकार से देखेंगे, R1 को C1 के साथ, तो AE प्लस BG, A को E के साथ प्लस B को G के साथ। फिर A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 को C2 के साथ, तो R1 क्या है, AB को FH के साथ, तो AF प्लस BH, R1 को C2 के साथ। फिर A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A21 निकालने के लिए R2 को C1 के साथ, तो CE प्लस DH, CE प्लस DG। फिर A22 निकालने के लिए R2 को C22 के साथ, तो CF को किसके साथ, DH के साथ, और बीच में प्लस। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। दो मैट्रिक्स का गुना अच्छे से देखेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जोड़ घटाव किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन इजी था, यही थोड़ा सा समझ गए तो यह भी इजी है। अब जैसे एग्जांपल में हम देंगे, यदि एग्जांपल में कहेंगे इफ, यदि क्वेश्चन है इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 हो एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स 2 3 4 5 इस प्रकार हो, देन तब ए बी निकालना है, ए बी ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट ए बराबर कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी बराबर 2 3 4 5। तो इसलिए कहेंगे ए बी बराबर निकालने के लिए 1 2 3 4 एंड 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब A11 निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अर्थात 1 को 2 के साथ, इस 1 को इसके 2 के साथ, बीच में प्लस 2 को 4 के साथ। फिर A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ देखना है, तो 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ, बीच में प्लस 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ। फिर A21 निकालना है, तो A21 के लिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ प्लस 4 को 4 के साथ। फिर A22 निकालने के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, किसके साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, अर्थात 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ और 4 को 5 के साथ, प्लस 4 को 5 के साथ। इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। A11 के जगह पर क्या हुआ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, A12 के जगह पर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर A21 को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, A22 को फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 1 से करेंगे तो 2 प्लस 8, 3 प्लस 10, 6 प्लस 16, 9 प्लस 20। अब इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, सम कर देना है। तो 10, 13, 22, 29, ऑर्डर 2/2। तो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स यही प्राप्त हुआ, यहीं पे कहेंगे आंसर। तो यदि कोई क्वेश्चन में इस प्रकार दे दे, कोई ए मैट्रिक्स यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, क्या 3/3 रहे तो भी निकाला जा सकता है,
यदि यही ऑर्डर दे दे इस प्रकार से तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा 2 में। और अगर यही इसी के जगह पर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दें, कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 हो और फिर कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, तो भी इसका निकलेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, इसलिए यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? डिफाइंड मैट्रिक्स है। तो आज के लिए इतना ही। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समाप्त होता है, इतना कवर करेंगे। ओके।